हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आपका प्यारा सा टीचर सुरेश रावत आपके लिए लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था कैप्लर्स लॉ। हमने बात की थी कि वैल्यू ऑफ जी कैसे आती है, हमने बात की थी थोड़ी सी कि फ्री फॉल क्या होता है ना। सो नाउ, अरे अच्छे से लिख जा भाई, रुक जा दोबारा लिख लेते हैं। लिखना है हमें। Oh shit. Wait a second. ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे जाने से पहले हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, हमने तो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं हमारा क्या, हम पढ़ चुके हैं कि भैया फोर्थ यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं दोबारा कर लिख के नहीं दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैंने कल ही लिख के दिखाया था। सीधे तुम्हें बस उसका जो डिराइव्ड फॉर्मूला है फोर्स का वो बता देता हूँ। वो होता है G m1 m2 by r square, where m1 m2 are the mass of two particles and r is the distance between them. Okay, so हम बोलते क्या है, द नेट फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर आर डायरेक्टली अपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली अपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। ठीक है सर, ये तो हमें मालूम है। सर जी क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 6.67 10 to the power -11। क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट सर मीटर स्क्वायर। सर क्या, मीटर स्क्वायर। हाँ मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर वो नीचे आर स्क्वायर है ना इसलिए। और क्या, और ऊपर नीचे सर के जी स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि दो मास है ना सर, m1 m2, तो मल्टीप्लाई करोगे आप। हाँ बिल्कुल सही, ये पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था कि भैया कैप्लस लॉ कैसे वो ड्राइव होता था, वो हमने पढ़ लिया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया था, लेकिन आपके इसका यूज़ कहीं नहीं आने वाला है अभी, जब तक हम आगे चीज़ें नहीं पढ़ लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना था, 20 लेकिन रिवाइज करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्डली हमने पढ़ा था कि हमारा फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है। फ्री फॉल क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ओनली प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फोर्स विच इज द ग्रेविटेशन फोर्स इज नोन एज फ्री फॉल कंडीशन। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है एक सिंगल फोर्स, एक सिंगल ग्रेविटेशनल पुल, सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है, वो कंडीशन क्या होती है, हमारी फ्री फॉल की कंडीशन होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे हो रहा था, कैसे चीज़ें मूव कर रही थी। ठीक है, तो बढ़िया बात है, ये हमने कर लिया था। फ्री फॉल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। ये चीज़ें हमारी रिवाइज भी हो चुकी हैं। अब तो हम बढ़िया एकदम से बन चुके हैं एकदम हीरो। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली थोड़ा ऊपर जाता है। क्या हमने पढ़ा था, फ्री फॉल पढ़ लिया था। फ्री फॉल में क्या था, एक सेकंड ज़रा आपको रिवाइज करवा देंगे हम एक बार। देखो, so we have learned that the earth attracts towards it, this is due to the gravitational force, whenever the object falls towards the earth, किसकी तरह, towards the earth, under the force alone, we say that the objects are in free fall, the objects are in free fall, ये हम बोलते हैं। ठीक है सर, ये हो गया था। हमने जी की वैल्यू ड्राइव की थी, वो कैसे करी थी सर, हमने मास मान लिया था कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और डिस्टेंस ली थी हमने सर अर्थ के सेंटर से। कहाँ से ली थी सर, अर्थ के सेंटर से। और जब सर कंसिडरेबल हाइट नहीं होती है, यानी कि सर हाइट बहुत ही छोटी होती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, तो तब हम क्या ले लेते हैं, तब हम ले लेते हैं सिंपल आर ही, वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू हमने फिर जी की वैल्यू ड्राइव की थी। जी की वैल्यू इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वे जी इज ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, देन पुट कर देंगे बस सिंपली एंड आंसर हमारा आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. लेट अस डू एन एक्टिविटी. लेट्स क्या करते हैं, let's take a sheet of paper and a stone. Okay, drop them simultaneously from the first floor of the building. Observe both them reach ground simultaneously. कैसा होता है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, because the mass of both the things are not considerable, because stone का मास ज़्यादा होगा सिंपली एक पेपर के मास से. सो हमारा जो स्टोन होगा वो जल्दी नीचे आ जाएगा एंड जो हमारा पेपर होगा वो लेट नीचे आएगा. लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हमारा ऐसा होता क्यों है. दिस हैपेंस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ क्या करता है? पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं. लेकिन इससे हम बताएंगे कैसे, इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालेंगे हमारे फॉर्मूले से. हमारा फॉर्मूला क्या था? नथिंग बट जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. और देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. व्हेनेवर आई राइट स्मॉल जी का मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस मीन्स व्हाट? दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. क्या? दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके. एंड जब मैं बात करता हूँ कैपिटल जी की, कैपिटल जी इज नथिंग बट आर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आई होप अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है और ग्रेविटेशनल हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है. ठीक है. इसका डिफरेंस भी तुम्हें आ सकता है. डिफरेंस में तुम्हें अभी आगे लिखवा दूंगा. ठीक है. ओके, डिफरेंस अभी लिखवा दूंगा आगे. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने एक स्टोन को और एक पेपर को जब हमने ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा ना, जो हमारा पेपर होगा वो बहुत देर से नीचे आएगा और जो हमारा स्टोन है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, है ना. मैं ये नहीं बोल रहा बहुत देर से आएगा, बट हाँ एक इतने टाइम में तो एक वो लैग लेगा कि भाई वो कि हम बोल सकेंगे हाँ भाई हमारा स्टोन पहले आ गया. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्या डिफरेंस था? तो हम जानते हैं भाई, देखो जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी. डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहती है जब तक वो कंसिडरेबल हाइट से नहीं फेंक रहे हैं हम उसे. कंसिडरेबल हाइट मतलब क्या पता, बहुत ज़्यादा कि तुम समझो कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं ना उससे भी ज़्यादा हाइट से हम किसी चीज़ को फेंके तब जाके हम बोलते हैं कि भाई हाँ तब कंसिडरेबल हाइट है. वरना हम हाइट को कंसिडरेबल नहीं मानते, हम केवल सिंपल उसे आर ई लेके सॉल्व कर देते हैं और आर ई की वैल्यू जब हम लेते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, सेकेंड स्क्वायर. तो हमारी एक्सेलरेशन तो क्या रहेगी? वो तो रहेगी जी ही. अब वी नो दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल. फ्री फॉल कंडीशन मतलब क्या? जब केवल और केवल फोर्स रहता है. जब क्या रहता है? केवल और केवल फोर्स. So this acceleration experienced by an object is independent of its mass. अब क्या रहता है कि भाई एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज होगा, मास कुछ भी हो. मैंने वही चीज़ तो तुम्हें बोली भाई, मास चाहे स्टोन हो, चाहे पेपर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. कोई एक्सेलरेशन थोड़ी बदल जाएगा कि मास बदल है. बट अब ये स्लो और फास्ट रेट कैसे आता है? ये आता है ड्यू टू द मास. ड्यू टू क्या? ये मास की वजह से. तो यही चीज़ को हमारे जो गैलीलियो सर थे उन्होंने द लर्निंग टावर ऑफ पीसा से इन इटली जो लर्निंग टावर ऑफ पीसा है वहाँ से इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को गिराया था और तब उन्होंने बोला था, तब बताया था उन्होंने कि भाई जी तो सबके लिए कॉन्स्टेंट है, बट जो चेंज हो रही हैं, चेंज हो रहा है वो क्या होता है? उनका मास चेंज होता है, जिस वजह से हमारी सब चीज़ें अलग अलग हो जाती है. तो देखो हमारा अगर जी कांस्टेंट है तो हमारी तीनों इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी, बिकॉज ये हमारी इक्वेशन काय के लिए है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है कि नहीं है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है कि नहीं है? हाँ सर यही है. तो बस हमें यही चीज़ याद रखनी है, तो हम ये चीज़ें लगा सकते हैं. तो अब बस क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन करते हैं. क्या बोल रहा है वो? अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज. लेज क्या होता है? लेज मतलब समझो कि पहाड़ समझ लो तुम, एक पॉइंट पहाड़ का जहाँ ऐसा 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 पॉइंट बस. ठीक है, एक लेज.
legend drops to the ground in 0.5 seconds. Let g is equal to 10 meters per second for simplifying the calculation. सिम्पलीफाइंग कैलकुलेशन की 9.8 लोगे तो काफी ना वो थोड़ा सा कॉम ना, जब अपन ना ये डेसिमल्स में आ जाता है ना तो भाई मेरे को तो डर लगता है, सही बता रहा हूँ, आपने बता रहा हूँ कि मुझे डर लगता है, बट हम करेंगे तब भी सॉल्व करेंगे, बट 10 लेके ना वो इजीली हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ ledge एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड्स, लेट जी इक्वल टू 10। चलो अपना खोल लेते हैं यहाँ पे, ये रहा पहली चीज ने क्या बोल, अरे अरे भैया ये तो भारी भारी मिस्टेक हुई है बा, रुको रुको, क्या बोला उसने पहली चीज, उसने बोला टाइम जो है ना वो 0.5 सेकंड लग रहा था, ठीक है। जी के एलो दीदी भाई 10 ले लेना तुम लोग, ज्यादा नहीं। अब हमें मालूम है कि भाई हमारी तो सारी चीजें वैलिड है, सब चीजें वैलिड है, तो हम तो सब चीजें लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं सारी चीजें, क्या लगता है। पहले चीज क्या पूछी है उसने, देखो आपने गिवन लिख लिया, ये इतने क्वेश्चन में गिवन था। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आया होगा, मतलब कि जब हमारी कार थी एक, भाई हाँ एक कार नहीं है भले, आप लग रही होगी कार है ना, हाँ मुझे लग रहा है आप कार लग रही है। तो जब ये कार ऊपर से नीचे गिरेगी तो, है ना, जब ऊपर से नीचे गिरी जब ये कार, तो भैया तुम मुझे एक चीज़ बता दो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि इसे फॉल हुई है। फॉल वाली कंडीशन क्या होती है कि भाई छोड़ा होता है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से निकल नीचे तक, भाई पहले तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है ना। तुम किसी को छोड़ोगे तो उससे पहले वेलोसिटी नहीं होगी ना, सर कुछ ना जीरो वेलोसिटी होगी, या तो हम बोले क्यों ना फेंका है उसे, जब तुम किसी को फेंकते हो, अगर तुमने कोई स्पीड दी उसे, स्पीड से फेंका, तब तो कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। नहीं तुमने उसे छोड़ा है बस, हाथों से छोड़ा है, फिर तुमने किसी भी चीज़ से उसे धक्का दिया है, तब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे ना हम, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल निकालनी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी यानी 0.5 इंटू 10, 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ में आया कैसे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, भाई एवरेज स्पीड क्या होती है बता दो जल्दी से। एवरेज इज नथिंग बट सर इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू। सर इनिशियल कितनी थी सर, जीरो, फाइनल कितनी थी 5, 2/2 एंड 2.5। थर्ड क्या पूछ रहा है वो, सर व्हाट इज द हाई लेज फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट इज द हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितना हाइट पे होगा सर लेज ग्राउंड से, वो कैसे निकाल सकते हैं सर, एच निकाल दोगे तो उससे हो जाएगा सर, एच इज इक्वल टू, एच बोलूँ या फिर मैं बोलूँ एस, एच बोलूँ या बोलूँ एस, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो यू तो जीरो है, तो हाफ, एस में कितना है 10, टाइम कितना है, टाइम कितना है बताओ बताओ जल्दी, टाइम बताओ 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 लिख दूँ यहाँ पे, चलो ये से ये गया, ये कितनी बार गया 5 बारी, और ये कितना आएगा 0.25 आएगा, 0.25 इंटू 5 यानी 1.25, तो यही हमारा आंसर है। ओके आई होप समझ आ गई होंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ऊपर गया है, तो भाई एक चीज़ पक्की है कि भाई हम जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, जी नेगेटिव होता है, ऊपर जाने की जी नेगेटिव होता है सर, क्यों, क्योंकि सर ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे लगेगा ना, अर्थ के टुवार्ड्स ही लगेगा ना, हाँ सही बात है। द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, वेलोसिटी बताने इससे ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो फाइनल जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तब तो कभी ना कभी तो जीरो होगा, ठीक है, फाइनल जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ले लो जीरो, इनिशियल निकालनी है हमें, जी दे रखा है, इनिशियल निकालनी है, जी दे रखा है -10, 10 लो या 9.8 लो, ठीक है 9.8 ले लेना, जब नहीं बोला उसे 9.8 लेना, जब वो बोल दे कि भाई 10 लेना है तब क्या लोगे तुम 10 लोगे, ठीक है ओके। तो फिर हमें जी निकालना है, सिंपल पुट करके वैल्यू निकालनी है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट वो भी आराम से निकल जाएगा यहाँ से, वैल्यू पुट करनी है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, वरना मैं निकाल देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, भाई फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल इज नथिंग बट falling ऑफ एन ऑब्जेक्ट, falling of an object
falling of an object experiencing the gravitational only experiencing the gravitational force by the, ये तुम्हें यहाँ पे ज्यादा समझ ना आ रहा हो तो फिर तुम ऊपर वाला वो डेफिनेशन लिख सकते हो जो हमने ऊपर देखी थी, क्या जो ऊपर लिखी थी, whenever an object falls towards the earth under the force alone we say the object is in free fall. this force यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है पर समझ ना आ रही हो तो फिर मैंने और ज़्यादा तुम्हें क्लियर कर दिया कि भाई एनसीईआरटी फॉलो कर लो, एनसीईआरटी देखो। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर जी की वैल्यू 9.8। और जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है जब वो फॉल करता है या ऊपर जाता है नीचे आता है तो हमारा किससे आता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आता है, यही चीज़ था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, पहले हम ये हमने पढ़ लिया है ना। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड अ कैपिटल जी, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। ठीक है, सो यहाँ लिख लो कैपिटल जी विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ना तुम्हारे अभी जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या जो फाइनल एग्जाम्स होंगे ना उसमें बड़ा काम में आएगा ये, जिससे कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर स्कूल में आता है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, चलिए क्या लिखा है, ओके। सो पहली चीज तो जो डिफरेंस होता है कि द वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, इसके लिए होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन, अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसकी 9.8 मीटर स्क्वायर अपॉन सर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या बोल रहे हो सर, आप क्या करवा रहे हो, सॉरी बेटा जी, सॉरी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंडली द यूनिट, हाँ यूनिट भी सर अलग अलग है दोनों की, सर ये है मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो है the value of capital G, the value of capital G is constant for every place in this universe। ये ना यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्स, बट the value of small g is not constant, it's not constant। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो 9 पॉइंट आया है 9.8, एक सेकेंड क्या हुआ है यहाँ पे, रुको आई थिंक तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, चालू हो जा, खुल जा सिम को छोड़ो, यहाँ पे आ जाते हैं, 3 तो हमने दे दिए थे तो सुन, हाँ यहाँ पढ़ो, रुको चालू हुआ क्या, हाँ। सो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, it will vary, it will vary for different places, ठीक है। एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, ये डिफरेंट प्लेसेस क्यों, समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट क्यों लिखा है मैंने,
मैंने जब 9.8 निकाला था, तो 9.8 हमने क्यों निकाला था? क्योंकि भाई 9.8 हमारा निकला था जब अर्थ के पास था ऑब्जेक्ट। क्या था? अर्थ के पास था। हमने बोला था कि कंसिडरेबल हाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं हम उसे मान रहे हैं कि वो रेडियस ऑफ अर्थ पे इतना डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर चला जाएगा। तो हमने तब 9.8 निकाला था। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं किसी और हाइट से देखूंगा तो यहाँ पे मैं आर ई नहीं लिख सकता, वहाँ मेरे को वो आर ई प्लस आर जो भी डिस्टेंस दिया होगा वो मान लो RE/3 दिया हुआ है, उसको ऐड करना पड़ेगा कि निकलना पड़ेगा, तो तब मेरा आंसर अलग आएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मेरा इस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। तुम्हें जो मास मानना है अर्थ का, वो कहाँ मानना है? उसके सेंटर पे कंसंट्रेट मानना है, सेंटर पे मानना है कॉन्सेंट्रेट, कि पूरा मास जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो जो भी तुम डिस्टेंस लोगे वो कहाँ से लोगे? सेंटर ऑफ अर्थ से लोगे। इसलिए हम क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं डिस्टेंस में। ठीक है, चलो, ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या है भैया ये, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? फोर्थ, जी इज एन एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट है, वो बात तो बराबर ही है। हाँ बस ये 3 पॉइंट काफ़ी है आई थिंक सो, और कोई पॉइंट तो मेरे को ऐसा कोई लग नहीं रहा है जो आ सकता है इसमें। सोचो कि यार क्या और एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ मेरे नोट्स में। एक मिनट, वैल्यू ऑफ जी कहाँ है? डिफरेंस इसका मैंने लिखा था शायद। हाँ, ठीक है। हम्म, हाँ, एक ये और लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये लिख लो, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल अभी मैं दोबारा बोल भी दूंगा तब तुम और ज़्यादा अच्छे से लिख लेना। कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू द force of the force of gravitation gravitation that exist between the two unit mass, between two unit mass kept at a distance, kept at a unit distance। इस लाइन का पूरा मतलब क्या है ना, अभी तो मैं बहुत अच्छे समझा दूंगा। kept at a unit distance from each other। फ्रॉम वॉट? फ्रॉम ईच अदर। नहीं समझ आ रहा होगा ये लाइन का मतलब, मैं अभी समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, बस यहाँ का लिख दूँ ये वाला। एन एक्सेलरेशन produced on a freely falling body freely falling body due to gravitational force of earth, gravitational force of earth। ठीक है, अब तो मैं पहले लास्ट वाला पॉइंट समझा देता हूँ, फिर मैं ये सारे ना एक बार बोल भी दूंगा, तुम लिख लेना, फिर लिख जरूर लेना, नहीं लिखोगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे से समझाने का। ठीक है, तो फिर क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एफ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू यूनिट मास। कौन से मास सर? यूनिट मास। ये चीज बड़ा नोटिसेबल है, यूनिट मास। क्या पड़ा? यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब तुम्हें ना मैं एक पॉइंट बड़ा समझा दूं। नहीं नहीं, वो यहाँ हो नहीं पाएगा, देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से जाएगा।
क्या बोला मैंने, वो पॉइंट तेरा मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो बहुत, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आटे तो मैं हाल ही कर लोगे, तुम ये चौथा पॉइंट लिख लो, है ना। यहाँ कैपिटल जी के लिए लिख रहा हूँ, द, इसका फॉन्ट और छोटा कर, द द जी is the G is numerically equal, और से ना और जूम करूँ क्या, आ गया। हाँ, अब देखना है यहीं पे, is numerically equal to what, to force of gravitation for 2 unit mass kept at a unit distance from each other. Yeah. Whereas the G is the acceleration experienced by the body due to the force of ग्रेविटेशन। बस ये मतलब है, इसका लाइन का सीधा समझ में आ रहा होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन होती है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से लगती है। अब इसका समझो, पहले समझ जाओ तुम यूनिट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है यूनिट। तुम यूनिट का मतलब समझ गए तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। यूनिट मतलब होता है वन, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई। यूनिट मतलब होता है वन, वन मतलब यूनिट इक्वली होता है वन के। कोई बोल रहा है यूनिट मास यानी 1 किलो का मास, कोई बोल रहा है यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस, कोई बोल रहा है यूनिट यूनिट रोटी तो 1 रोटी, कोई बोल रहा है यूनिट चावल यानी 1 चावल का दाना, कोई बोल रहा है यूनिट बेडशीट तो 1 बेडशीट। मतलब क्या, यूनिट का मतलब होता है केवल एक। तो मतलब अगर मास यूनिट मतलब होता है, किसी ने यूनिट बोल दिया ना, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा यूनिट हो वो वन, उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो बोल रहा है यूनिट सेकंड यानी कितने सेकंड, 1 सेकंड। बोला यूनिट आर मतलब ए का, है ना, ऐसे। तो क्या बोला मैंने, मास कितना हो जाएगा 1 kg। ठीक है, उसने बोला फॉर टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, फॉर टू ऑब्जेक्ट, फॉर टू फॉर टू फॉर टू यूनिट मास, फॉर टू यूनिट मास मतलब दोनों का मास कितना है 1 kg। और क्या बोल रहा है, क्या बेटा, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस मतलब अगर वो मीटर में नाप रहा है तो 1 मीटर, किलोमीटर में नाप रहा है तो 1 किलोमीटर। हम तो मीटर लेते हैं तो 1 मीटर मान लेते हैं। अब क्या, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब जरा लगा देना, जरा निकाल दो, जरा फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। अब मास वन है, m2 का मास वन है, r वन है, तो भाई फोर्स इक्वल टू जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस वही लिखा हुआ है, द जी इज न्यूमेरिकली इक्वल, या तुम सीधे लिख सकते हो, द जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ये अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फॉर टू यूनिट मास कैप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। 2 यूनिट मास के लिए जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं। बस ये इस लाइन का मतलब है। एक ये हो जाएगा, एक तो मैंने अपने जो बाकी लिखे हैं बाकी हो जाएंगे। ये इतना इसमें वो होता है, ये इसमें ये होता है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर इसका होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है। तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है और ये वेरिएबल रहती है, बदल सकती है। बस ये 4 पॉइंट है, लिख के आ जाओगे, नंबर पा जाओगे। ओके, सो ठीक है भाई, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सो दिस फॉर टुडे गाइस, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर भी खत्म होता है यहाँ पे। दिक्कत दे रहा है ये, अयो। कोई ना जी, हो जाएगा हो जाएगा, सही कर देंगे। ठीक है, सो टिल देन गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। मिलते हैं आपसे फिर, हम मिलेंगे कल। ओके, कल के न्यू लेक्चर में। सो टिल देन, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वाइजर्स, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आल्सो। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सब्सक्राइब भी कर देना यार, सब्सक्राइब टू दिस चैनल कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टिल देन हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, सो तब तक के लिए बाय। रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बाय बाय गाइस।